हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी क्लास 9th के सिलेबस, और हम लोग का चैप्टर है केमिस्ट्री का हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें हमने देखा था कि पदार्थ क्या होता है। उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण देखा था। तो हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में किया था: ठोस, द्रव, गैस। फिर हमने बारी बारी से ठोस के बारे में पढ़ा, उसके गुण पढ़ा, द्रव पढ़ा, द्रव के गुण पढ़ा। आगे आपके सामने है वाष्पन। ये वाष्पन होता क्या है? वाष्पन क्या होता है, देखिए बोलता क्या है: वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है। मतलब कि एक प्रकार का प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हम करेंगे क्या? तो जो भी द्रव पदार्थ रहेगा उस पदार्थ को क्या करेंगे भैया? गर्म करेंगे। बोलता क्या, तब यह धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। मतलब कि एक प्रकार का प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हम लोग करेंगे क्या? कोई भी द्रव पदार्थ जो रहेगा उसको हम गर्म करेंगे। जैसे ही आप उसे गर्म कीजिएगा तो वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलना प्रारंभ हो जाता है, बदलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाष्प। जैसे कि हम लोग दूध को उबालते हैं, तो दूध को जैसे ही उबालना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे उसमें से कुछ वाष्प बनकर उड़ जाता है। दूसरा है पानी का वाष्प बदलना। मतलब जैसे ही पानी को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे उसमें से देखिएगा वाष्प बनकर वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। और यही जो प्रक्रिया आपका होता है क्या होता है? वाष्पन होता है। आगे आपके सामने है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि वैसा कौन कौन से कारण है, वैसा कौन कौन से कारक है या डिस्टरबेंस है जिसकी सहायता से वाष्पन की क्रिया प्रभावित होता है। पहला आपके सामने क्या है? तापमान है। तापमान मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कहता है कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पन तेज होता है। मतलब कि जैसे ही आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं और गर्म करते 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 जैसे ही आप अचानक से उसका ताप को बढ़ा दीजिएगा, उसके ताप को स्पीड कर दीजिएगा, तो उसमें जो वाष्प बनने की प्रक्रिया होगी, वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होगी, जो वाष्पन होता है वो भी क्या हो जाता है? तेज होता है। जैसे कि देखिएगा, आपको हम लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़ा को आप ठंडी मौसम में सुखाइए और गर्मी के मौसम में सुखाइए, तो गर्मी के मौसम का तापमान जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कपड़ा गर्मी में क्या होता है? जल्दी सूखता है। लेकिन अगर ठंडे की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है भैया आपका? तो कम रहता है, तो वहां पे कपड़ा भी लेट से सूखता है। दूसरा है सतह क्षेत्र। मतलब कि जिस एरिया पे कोई भी द्रव पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि जो बर्तन होगा उस बर्तन का सतह कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर बर्तन का सतह आपका ज्यादा होगा तो उसमें जो लौह निकलेगा वो भी ज्यादा एरिया पे निकलेगा, और जितना ज्यादा एरिया पे उसका लौह जाएगा वहां पे वाष्पन की क्रिया भी उतनी ही तेजी से होगा। जैसे लिखा हुआ फैला हुआ पानी तेजी से सूखता है। जैसे कि मान के चलिए आप गर्मी के दिन की बात करें तो एक बोतल में पानी को रख दीजिए और एक बड़ा सा गमला में पानी को रख दीजिए, तो जो आपका गमला का पानी होगा उसका सतह कहीं ना कहीं ज्यादा होगा और जो बोतल होगा उसका सतह कम होगा। तो जो गमला आपका है वहां पे जो वाष्पन की क्रिया होगी वो ज्यादा होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भैया सतह का क्षेत्रफल। मतलब कि सतह का एरिया जितना होगा उतना वाष्पन की क्रिया भी तेजी से होगा। तीसरा बोलता है वायु की गति। कहने का मतलब हुआ कि वाष्पन की प्रक्रिया में अगर किसी भी स्थान पे वायु तेज मात्रा में है तो सिंपल सी बात है, वायु जैसे ही तेज होगा तो वहां पे वाष्पन की क्रिया भी तेज होगा। जैसे कि हम लोग अभी पंखा चलाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कपड़ा धोते हैं तो वो नहीं सूख पाता है, तो उसको पंखे के सामने ला देते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है, कहीं ना कहीं गति बढ़ जाती है, वहां पे वायु का वेग हो जाता है, जिस कारण कपड़ा लिखा हुआ पंखा चलाने पर कपड़ा जल्दी सूखता है। मतलब कि पंखा जैसे ही आप चला लीजिएगा तो वहां का गति क्या हो गया, वहां का वायु क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, तो वाष्पन की क्रिया वहां पर भी बढ़ जाती है। चौथा आपका है आर्द्रता। बोलता क्या है कि हवा में नमी ज्यादा होगी तो वाष्पन धीमा हो जाता है। मतलब आर्द्रता कहने का मतलब हुआ कि हवा में जो वायु, मतलब वायु में जो पानी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, उसे हम लोग आर्द्र कहते हैं। और जैसे ही हवा में पानी की मात्रा या नमी की मात्रा पहले से है मतलब वो आर्द्रता ज्यादा है, और जैसे ही किसी जगह पे आर्द्रता ज्यादा है तो सिंपल सी बात है वहां पे जो वाष्पन की प्रक्रिया होगा वो धीमा पड़ जाएगा। वही बोलता है कि हवा में नमी ज्यादा होगी तो वाष्पन क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि वाष्पन जो क्रिया होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब उसको डिस्टरबेंस करने वाले कारक कौन कौन है। आगे आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है विसरण। विसरण प्रक्रिया मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है
इन्वायरमेंट का, जो चाहता है कि हम एक दूसरा को बराबर करें। मतलब कि उच्च जहां पर रहेगा, जहां पे जो चीज ज्यादा मात्रा में है वो कम मात्रा की ओर बढ़ता है, वही कहलाता है विसरण। डिफिनेशन देखते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सघनता से निम्न सघनता की ओर स्वतः फैलते हैं। मतलब कि उच्च सघनता से, मतलब सघनता मतलब कि जहां पे ज्यादा मात्रा में है, और निम्न सघनता मतलब जहां पे कम मात्रा में है। तो उच्च से अगर निम्न की ओर जा रहा है, मतलब जिसके पास ज्यादा है वो कम वाला की ओर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा वाला कम को देगा, मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बराबर करने की कोशिश कर रहा है। तो यह आपका प्रक्रिया कहलाता है विसरण। आगे क्या है, यह गैसों में सबसे तेज होता है। विसरण की प्रक्रिया जो होता है वो गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा बोलता है द्रव का मध्यम, मतलब कि विसरण की प्रक्रिया का अगर बात करें तो वो द्रव में क्या रहेगा, तो द्रव गैस में सबसे ज्यादा रहता है। अगर बात करें द्रव का, तो द्रव में गैस की तुलना में थोड़ा कम जाता है। और ठोस की बात करें तो वह उसमें बहुत ही कम तेज में होता है या बहुत ही स्लो होता है। ये आपका है विसरण की प्रक्रिया। उदाहरण, जैसे ही इत्र की खुशबू, जैसे ही आप इत्र या सेंट जो होता है हम लोग जैसे ही मारते हैं, तो आप मारते हो अपने बॉडी पे, लेकिन उसका जो सेंट होता है वो चारों ओर फैल जाता है। आपके रूम में हो या आप बाहर घूम रहे हो तो आपके अगल बगल में फैल जाता है। मतलब उसमें कौन सी प्रक्रिया है भैया, तो वो विसरण के कारण आपस में हमको फैलता हुआ दिखता है। दूसरा क्या है, अगरबत्ती की धुआं। अगरबत्ती को जैसे ही हम लोग जलाते हैं तो उसका धुआं वायु के संपर्क में आकर चारों बगल फैल जाता है। मतलब अगरबत्ती जहां पे जल रहा है वहां पे उसका गैस जो होगा ज्यादा होगा और बाकी एरिया में कम होता है, तो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, और यही आपका क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आगे है पानी में स्याही की बूंद डालने पर उसका फैल जाना। अब सिंपल सी बात है, पानी में जैसे ही आप स्याही का बूंद डालिएगा तो स्याही के पास जो घनत्व है वो ज्यादा है, और पानी के पास स्याही का घनत्व कम रहता है, मतलब न के बराबर रहता है, नगण्य रहता है। तो वो पूरी तरह फैल जाता है, मतलब उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जा रहा है। और विसरण भी यही बोलता है कि जब कोई कण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाता है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, विसरण बोलेंगे। आगे आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि विसरण जो होता है इसको प्रभावित कहां से होता है, इसको कौन कौन से प्रभाव कर सकते हैं, इसको कौन कौन से डिस्टर्बेंस करेंगे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है तापमान। लिखा हुआ क्या है, तापमान बढ़ने पर कण तेजी से चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही किसी भी चीज पे ताप बढ़ाइएगा तो उसका कण तेजी से चलेगा, और जितना तेजी से उसके कण चलेंगे उसमें विसरण उतना ही तेज होगा। दूसरा बोल रहा है कणों का आकार, छोटे कण जल्दी फैलते हैं। सिंपल सी बात है, कणों के आकार का बात बोल रहा है कि कणों का जो आकार होता है वो विसरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। करता कैसे है, क्योंकि जितना छोटा कण रहेगा वो उतनी तेजी से चलेगा। कण का आकार अगर ज्यादा छोटा है तो उसमें विसरण की प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होगा। तो कण का आकार भी डिपेंड करता है, विसरण को प्रभावित करता है। तीसरा है माध्यम की प्रकृति। मतलब कि विसरण जो हो रहा है वो किस माध्यम में हो रहा है, वो ठोस में हो रहा है, द्रव में हो रहा है या गैस में हो रहा है, ये माध्यम होता है। तो माध्यम जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से विसरण भी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि गैसों में सबसे तेज होगा, मतलब अगर बात करें माध्यम तीन गो, ठोस द्रव गैस, तो जो गैस होता है उसमें विसरण सबसे ज्यादा होता है, द्रव में गैस की तुलना में थोड़ा कम होता है, और ठोस जो होता है उसमें बहुत ही धीमा अर्थात बहुत ही कम। चौथा बोल रहा है आपका जो है वो बोल रहा है सघनता का अंतर। मतलब कि अंतर जितना ही ज्यादा होगा, सघनता मतलब कि जिसके पास ज्यादा घनत्व जो होगा, मान के चलिए अगर किसी के पास 10 है किसी के पास 2 है, तो वो इक्वल करने के लिए 10 वाला जल्दी से 2 के पास आएगा, और यही क्या होगा, सघनता का अंतर। मतलब दोनों के बीच का जो घनत्व है उसका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसमें वो विसरण की प्रक्रिया उतना ही तेज होगा। आगे आपके सामने लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन भी एक प्रकार का प्रक्रिया। देखते हैं डिफिनेशन क्या बोलता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प में बदल जाता है। जैसे ही हम लोग किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो नेचुरली या बेसिकली होता क्या है कि ये पहले द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में जाएगा। क्या होता है कि ठोस जो रहेगा वो ठोस से पहले जाएगा आपका द्रव में, और द्रव के बाद आपका जाएगा गैस। बेसिकली तो यही होता है अगर नियमित रूप से देखा जाए। लेकिन ऊर्ध्वपातन बोलता है
कि अगर हमारा प्रक्रिया होगा या अगर हम वहां पे हो रहा है या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो रहा है तो ठोस के बाद हम डायरेक्ट गैस बनेंगे। हमारा काम में द्रव का कोई काम नहीं होता, हम द्रव रूप में नहीं जाएंगे, तब यही कहलाता आपका ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेगा कि अगर हम ठोस है और हमें आप गर्म कीजिएगा तो हम द्रव में नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट क्या बनेंगे, गैस बनेंगे, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया। आगे बोलता है यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब हुआ कि मतलब ये लगातार मतलब एक बार जो चेंज हो जाए उसे पुनः उसी रूप में हम ला सकते हैं, है ना। आगे बोलता है जैसे कि कपूर है, नेपथलीन है, आयोडीन है। जैसे ही आपके घर में पूजा होता होगा तो कपूर आप जलाते हैं, तो आप जैसे ही कपूर को जलाते होगा तो देखिएगा कपूर जब जलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, अर्थात द्रव के रूप में नहीं बदलता है, वो डायरेक्ट ठोस से क्या बनता है, गैस बनता है। आगे है इस प्रक्रिया में ठंडा करने पर वाष्प पुनः ठोस में बदल जाते हैं, अर्थात अवक्षेप बनते हैं। मतलब कि जैसे बोलने का मतलब हुआ कि अगर इस प्रक्रिया में आप कोई गैस को ठंडा कीजिएगा, जैसे ही गैस को ठंडा कीजिएगा तो ये पुनः डायरेक्ट आपका किस अवस्था में आएगा, ठोस अवस्था में आएगा। मतलब कि अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया का, तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होगा उसमें ठोस रूप का महत्व नहीं है, उसमें हम गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, तो वो अगर गर्म करेंगे तो ठोस से डायरेक्ट गैस में जाएगा, ठंडा करेंगे तो गैस से डायरेक्ट ठोस रूप में आता है। आगे बोलता है इसका उपयोग मिश्रण को अलग करने में किया जाता है। मतलब कि ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया का अगर प्रयोग पूछा जाए तो भैया प्रयोग कहाँ होता है, तो मिश्रण को अलग करने में होता है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है वाष्पन, विसरण और ऊर्ध्वपातन में अंतर। हमने अभी जस्ट इससे पहले देखा कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विसरण क्या है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, और ऊर्ध्वपातन देखा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो वाष्पन होता है, ये वाष्पन है, ये विसरण है, ये ऊर्ध्वपातन है, और इन तीनों में अंतर क्या है यही देखेंगे। अगर बात किया जाए कि बिंदु का, इसमें किस किस बिंदु पे हम लोग अंतर देखेंगे, तो पहला बिंदु आपका परिभाषा का है। पहला लाइन आपका किसका है, परिभाषा का। परिभाषा क्या बोलता है वाष्पन का, कि द्रव से वाष्प बनेगा। मतलब वाष्पन की प्रक्रिया अगर हो रहा है तो वहां पे द्रव को जैसे ही गर्म कीजिएगा तो वो बनता क्या है, वाष्प बनता है। अगर विसरण की बात करें तो इसमें कणों का फैलाव होता है या फैलना होता है, इसमें कण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर फैलता है। अगर बात करें ऊर्ध्वपातन का तो ये ठोस से डायरेक्ट आपका वाष्प बनेगा और वाष्प से डायरेक्ट आपका ठोस बनेगा। ये आपका हम लोग देखे बिंदु किस पे, तो बिंदु देखे परिभाषा पे, कि आपका वाष्पन, विसरण और ऊर्ध्वपातन का परिभाषा क्या बोलता है, डिफिनेशन क्या बोलता है। आगे है अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन की अगर बात करें तो वाष्पन में ये लिक्विड है, मतलब कि द्रव रूप में है, और द्रव से क्या बनता है भैया, गैस बनता है। और विसरण बोल रहा है इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, मतलब विसरण की जो प्रक्रिया होता है उसमें उसके अवस्था में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ऊर्ध्वपातन जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस बनेगा और गैस से डायरेक्ट आपका क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तीसरा बोला अगर गति की बात करें तो वाष्पन का गति क्या होता है, विसरण का गति क्या होता है, और ऊर्ध्वपातन का गति क्या होता है। तो बात करेंगे तो वाष्पन का जो गति होता है आपका क्या होता है भैया, तो ये मीडियम होता है, मतलब मध्यम होता है। और विसरण की गति की बात करें तो यह बहुत ही क्या होता है भैया, आपका तेज होता है। और ऊर्ध्वपातन जो है वो पदार्थ पे निर्भर करता है कि आप किस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में शामिल कर रहे हैं, वो पदार्थ पे डिपेंड करता है। चौथा है अगर पानी की जैसे की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो वाष्पन में हम लोग देखते हैं कि पानी का सूखना होता है, मतलब पानी सूख रहा है, मतलब क्या ये वाष्प में बदल रहा है। अगर विसरण में बात करें तो जो हम लोग सेंट लगाते हैं घर में, जो इत्र लगाते हैं या जो भी अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसका जो गंध होता है, सुगंध होता है, वो चारों दिशा में फैलता है, वही बोलता है इत्र की खुशबू का फैलना। और ऊर्ध्वपातन का जैसे हम लोग देखे थे कि आयोडीन को जैसे ही जलाते हैं तो वो आपका द्रव रूप में नहीं आता है, वो डायरेक्ट आपका क्या बनता है, गैस बनता है। कितना जरूर तब हमने यहाँ पे देखा कि आपका वाष्पन क्या होता है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है, विसरण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तब तक के लिए हम आज इतना ही करेंगे। इसमें जो भी आपको डाउट रहा हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।